मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कारक प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं। कारक प्रकरण के अध्ययन में इससे पहले हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र का अध्ययन कर लिया है। वह प्रथमा विभक्ति का विधान करता, उसके तुरंत बाद का यह सूत्र है। इस सूत्र को देखते हैं। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, यह जो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपी पीजीटी हुआ और अन्य किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई या उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की परीक्षा हुई, यूजीसी नेट जेआरएफ हुआ, सभी परीक्षाओं में कारक प्रकरण आपको सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना। तो उसी को उद्देश्य रखते हुए हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूरे कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। संपूर्ण कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। उस संपूर्ण कारक प्रकरण के अध्ययन में क्रम है इसका संबोधने च सूत्र का। ठीक है, तो संबोधने च सूत्र क्या कहता है? यह प्रथमा स्यात्। तो इससे पहले एक सूत्र हमने देखा था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। उसका नंबर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा 2.3.46, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 46 नंबर सूत्र था। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र ने जो कहा है वही काम संबोधने च, वही काम संबोधन में भी होगा। यही तात्पर्य इस सूत्र का। ठीक है, संबोधने च का तात्पर्य समझ रहे हैं? संबोधने च यानी संबोधन में भी क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। बस इतनी ही बात है। संबोधने च प्रथमा स्यात्। तो संबोधन में भी आप प्रथमा विभक्ति लगा लेंगे। यानी संबोधन क्या होता है पहले ये जान लीजिए। बहुत सिंपल सूत्र है। संबोधन मतलब होता है अभिमुखीकरण। आप देख लीजिए, आप कई लोग बैठे हुए हैं सभा में, कोई आपको नहीं देख रहा, किसी एक व्यक्ति को बोलेंगे हे प्रभु, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का नाम बुला रहे हैं दिनेश, तो वह दिनेश आपकी ओर अभिमुख हो जाएगा। तो यही अभिमुखीकरण ही संबोधन होता है, हे दिनेश। तो ऐसा अभिमुखीकरण अर्थ में आप किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, संबोधन का प्रयोग करते हैं, तो संबोधन में भी जो शब्द है उस शब्द से प्रथमा विभक्ति ही लगती है। प्रथमा विभक्ति ही लगती है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? प्रथमा विभक्ति सु, औ और जस प्रत्यय ही लगता है। इसलिए ज्यादातर जगह पर आप देखते होंगे संबोधन में भी रूप प्रथमा की तरह चलते हैं। रामः रामौ रामाः है, हे राम हे रामौ हे रामा। यहां भी रामौ रामाः समान है। हे राम थोड़ा अलग हो जाता है। वो क्यों अलग हो जाता है? उसका अलग नियम है। एक वचनम संबुद्धि के कारण वह संबोधन का एक वचन संबुद्धि भी बनता है, इसलिए विशेष नियम लग जाता है। परंतु सामान्य दृष्टि से यदि देखा जाए तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होगी। तो प्रथमा विभक्ति कहां कहां लगेगी? यह निष्कर्ष हुआ। प्रथमा विभक्ति प्रथमा जो प्रातिपदिकार्थ में लगेगी, लिंग में लगेगी, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में, और फिर वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति लगेगी। यह इस सूत्र का निष्कर्ष होगा। ठीक है, तो सूत्र का निष्कर्ष बहुत छोटा सा पाठ होगा। खाली हम ये दो सूत्र छोटे छोटे पाठ में कारक पढ़ाएंगे, जिससे ज्यादा देर तक व्याकरण निरंतरता से पढ़ने पर जो ऊपर से जाने लगता है, पका हुआ होता है, वो नहीं रहेगा आपको। तो संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तात्पर्य हुआ इह मतलब क्या हुआ? इह यानी संबोधने प्रथमा होती है। हे राम, देख लीजिए प्रथमा लग गया। अब देख लीजिए, मान लीजिए राम शब्द है, राम को आप बुला रहे हैं, राम शब्द के बाद प्रथमा विभक्ति लग गई, सुप्रत्यय लगा। सुप्रत्यय लगेगा तो राम के बाद सुप्रत्यय लगने पर स बचेगा। ठीक है, सुप्रत्यय लगा क्योंकि संबोधन करना है, संबोधन करने के लिए प्रथमा विभक्ति लगती है। अब यह जो स है, सु में से स बचा है, यह संबुद्धि का स है, क्योंकि संबोधन का एक वचन संबुद्धि भी कहलाता है। एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि, ये नियम है। तो संबोधन का एक वचन संबुद्धि है, यानी ये भी संबुद्धि है, संबोधन का एक वचन है। और एंग ह्रस्वात् संबुद्धे नियम क्या कहता है? शब्द का अंतिम वर्ण एंग हो अथवा ह्रस्व हो, ह्रस्व, ये ह्रस्व है आ, तो शब्द का अंतिम वर्ण एंग हो अथवा ह्रस्व हो तो संबुद्धि का स लुप्त हो जाता है। ये लुप्त हो जाएगा पूरा का पूरा, बचेगा राम। वही हे कह दिया, संबोधन जनाने के लिए यहां हे लगा दिया अलग से, पर वैसे हे नहीं लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। हे राम बन जाएगा। तो इस तरह से प्रथमा विभक्ति हो गई। इति प्रथमा। अब कारके को देखते हैं। कारके यह सूत्र है अधिकार सूत्र है। अधिकार कारक में आगमन पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के पहले भाग में हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र का अध्ययन किया था। दूसरे भाग में इस सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पर आप इतना ध्यान जरूर दे होंगे, इतना ध्यान आपने दिया होगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा हो
चाहे संबोधने चाहूं, सभी जगहों पर अभी तक आप विभक्तियों का वर्णन पढ़ रहे थे। वो प्रथमा विभक्ति है, कारक नहीं है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति है, कारक नहीं है। अब शुरू होता है कारक का विषय, कारके। देखिए आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी आप यात्रा करते हैं कहीं एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचते हैं, तो इस जिले में आगमन पर आपको धन्यवाद या फिर क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अयोध्या में पहुंचते हैं तो अयोध्या में आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, ऐसा गेट लगा रहता है, बॉर्डर। तो वही जो बॉर्डर है ये बॉर्डर है। पहले अध्याय के चौथे पाद का 23वां नंबर सूत्र ये बॉर्डर है। ये कहता है कि कारक में आगमन पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तात्पर्य क्या हुआ? अब आप उस बॉर्डर को, जैसे मान लीजिए ये गेट है, यहां पर गेट से आप इस रास्ते से आ रहे हैं, यहां पहुंचे, यहां आपको गेट में दिखाई पड़ रहा है लिखा हुआ कि अयोध्या आगमन पर आपका स्वागत है। अब इस गेट के अंदर जाएंगे, यहां पहुंचेंगे तो भी अयोध्या में रहेंगे, यहां पहुंचेंगे तो भी अयोध्या में रहेंगे, यहां पहुंचेंगे तो भी अयोध्या रहेंगे, यहां पहुंचेंगे तो भी अयोध्या रहेंगे। जब तक कोई दूसरा बॉर्डर नहीं आ जाता है तब तक आप कोई भी सूत्र में रहेंगे, कोई भी जगह पर रहेंगे, वो सब अयोध्या ही रहेगी। ये बात क्लियर है ना? तो उसी तरह कारक का भी यह बॉर्डर है। यह कहता है कि यहां से कारक प्रकरण शुरू हो रहा है, अधिकार शुरू हो रहा है, कारक का अधिकार। तो कारके इति अधिकृत्य। ठीक है, कारके क्या है? यह अधिकार सूत्र है। अधिकार शुरू हुआ किसका? कारक का। कारक का अधिकार शुरू हुआ, तो कारक का अधिकार में क्या है बातें, क्या विशेष बात है कारक के अधिकार में? कि कारक का अधिकार है इति अधिकृत्य, और इस अधिकार में आपको और जो भी पढ़ने को मिलेगा आगे, इस अधिकार में आपको जितने भी सूत्र बताए जाएंगे। आप देखिए, दो अधिकार आप देख रहे हैं, दो सीरियल देख रहे हैं, यहां पर 1.4 है। आप पूरे कारक प्रकरण का अध्ययन करते समय आप सूत्र नंबर देखेंगे तो ज्यादातर सूत्रों में ऐसा 1.4 मिलेगा या 2.3 मिलेगा, ज्यादातर सूत्रों में। तो जो 2.3 वाले सूत्र हैं वो सारे विभक्ति वाले सूत्र है, विभक्ति वाले बॉर्डर में आते हैं। और 1.4 है, ये 1.4.23 के बाद से जितने भी सूत्र हैं वो सारे सूत्र कारक के बॉर्डर में आएंगे। ठीक है, तो कारक का अधिकार शुरू हुआ इति अधिकृत्य। यह केवल इस सूत्र का कोई विशेष अर्थ नहीं है, यह सूत्र कोई विधान नहीं करता, इसलिए विधि सूत्र नहीं है। यह सूत्र कोई संज्ञा नहीं करता, इसलिए संज्ञा सूत्र नहीं। यह अधिकार सूत्र है। यह अधिकार सूत्र है, क्या कहता है? कि यहां से कारक का अधिकार शुरू हो रहा है। यहां के बाद आप कोई भी सूत्र पढ़ेंगे 1.4.23 के बाद, अभी 1.4.24 आएगा, ध्रुवम पाए पादानम, भित्रार्थानाम भय हेतु, पराजय रसोढ़ा, ये सारे कारक के सूत्र होंगे। ठीक है, तो कारके इति अधिकृत्य, कारक का यह अधिकार शुरू होता है। इसके बाद जो भी आप सूत्र पढ़ेंगे वो सारा कारक, उन सब में कारक अर्थ जाएगा। यानी ध्रुव, तो क्या होगा? ध्रुवम पाए अपादानम कारकम, कारके को कारकम कर दीजिएगा। ठीक है, वो जब आगे के सूत्रों में, तो ध्रुवम अपाए अपादानम कारकम, भित्रार्थानाम भय हेतु अपादानम कारकम, सब जगह कारकम 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 जोड़ते जाना है, जहां तक यह कारक का बॉर्डर चलेगा वहां तक। ठीक है, तो यह चीज हुआ। अब कारक होता क्या है? तो क्रिया से संबद्ध जो होता है, क्रिया से जिसका अन्वय हो सकता है वह कारक है। ठीक है, क्रिया से जो संबद्ध होता है, क्रिया से जिसका अन्वय संभव है वह कारक है, और वह कारक 6 होते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, एक ही एग्जाम्पल मैं दूंगा। देखिए, रामः गच्छति, यहां गच्छति क्रिया के साथ रामः का संबंध हो सकता है, इसलिए रामः करता है। रामः एक कारक है, गच्छति क्रिया के साथ संबंध होता है। गृहम गच्छति, गच्छति क्रिया के साथ गृहम का संबंध हो सकता है, इसलिए गृहम कर्म है, वो भी कारक है ना। वाहनेन गच्छति, वाहन का साथ भी संबंध हो सकता है, वाहन साधन है, करण है, वो भी कारक हो सकता है ना। अथवा ऐसा कह सकते हैं भोजनाय गच्छति, भोजन के लिए जाता है, तो भोजनाय संप्रदान है, वो संप्रदान का भी क्या हो सकता है? वो कारक माना जा सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं वनात गृहम गच्छति, वनात गच्छति, वनात गच्छति, तो वनात का भी गमन क्रिया के साथ संबंध हो सकता है, इसलिए वह अपादान भी कारक है ना। अथवा ऐसा कह देंगे कोई दूसरा क्रिया, गच्छति के साथ में योग होने पर अधिकरण सप्तमी का प्रयोग नहीं होता है, पर फिर भी और कोई दूसरा क्रिया यदि ले लीजिए, जैसे कह देंगे गृहे कार्यम भवति, गृहे भवति, गृहे भवति, तो भवति क्रिया के साथ सीधे गृह का भी संबंध हो रहा है, आधार का भी संबंध हो रहा है, तो इसलिए वो भी एक कारक है। परंतु संबंध का सीधे संबंध नहीं होगा। संबंध जो है षष्ठी, वह क्रिया के साथ सीधे अन्वय नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, दशरथस्य गच्छति, दशरथस्य
गच्छति। यहां अब आप सोचेंगे क्या गच्छति, आपकी आकांक्षा पूरी नहीं होती। दशरथस्य का गच्छति के साथ सीधे संबंध नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, गच्छति के साथ दशरथस्य का सीधे संबंध नहीं होगा ना, इसलिए यह दशरथस्य जो है वो कारक नहीं है, संबंध है, केवल संबंध मात्र है। ठीक है, तो कारक कुल मिलाकर 6 होते हैं। उन 6 कारकों की कौन कौन से सूत्र से कारक संज्ञा होती है, कौन कौन से कारक होते हैं, उन कारकों में कौन सी विभक्तियां लगती हैं, ये सब हम अग्रिम पाठों में पढ़ेंगे। इस पाठ में इतने पे ही रोकते हैं। यह पाठ में पूरा आप सब जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम पाठ में हम इसके बाद कारके का जो प्रथमा विभक्ति के सूत्र समाप्त हो जा गया है, इसके बाद अब द्वितीय विभक्ति के सूत्र शुरू होंगे। कर्तृ कर्म शुरू होगा और कर्म द्वितीय इत्यादि सूत्रों को अग्रिम पाठों में पढ़ेंगे। आप सब पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।